फैजल अहमद साहब, मैं अब आपका रुख करना चाहती हूँ। सवाल सीधा मेरा यह है कि मुस्लिमों को बदनाम करता है पीएफआई या फिर दंगे में वो बदनाम हो जाता है? आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, बदनाम कोई होता नहीं है, उसे बदनाम किया जाता है। अब नायर साहब बीएचपी हो, बीजेपी हो, विश्व हिंदू परिषद हो या बजरंग दल हो, ये जितने भी कट्टर संगठन हैं, इनके जबान, इनके मन मस्तिष्क में सिर्फ मुसलमान और इस्लाम रहता है। मुसलमान और इस्लाम तो हर चीज में इन्वॉल्व नहीं है। मोटिव क्या है इस देश के अंदर? मुसलमान और इस्लाम का मोटिव क्या है? अगर कोई आतंकवादी घटना कर रहा है या कोई उसका कर रहा है, उसके पीछे एक मोटिव होता है। लोग खालिस्तान की मांग करते थे, उसकी मांग करते थे, उनका एक मोटिव समझ में आता था। लेकिन मुसलमान अगर कोई घटना कर रहा है तो उसका मोटिव क्या है, वो क्यों कर रहा है, उसके पीछे कारण क्या है? एक ही कारण है कि वो राजनीति सियासत से दूर है, उसकी कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है। अब नायर साहब बीजेपी और बजरंग दल का कोई प्रवक्ता जब बैठता है तो सीधे 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 इस्लाम और मुसलमान को टारगेट करता है। नंबर एक बात। दूसरी बात में मैं आ रहा हूं कि पीएफआई जो 5 साल लग जाए, 10 साल लग जाए, आप 10 साल और 5 साल इंतजार करते रहेंगे कि आप इन 5 साल बीत जाएगा तो हम बैन करेंगे? देखिए, सीधे सीधे जिस तरह से जम्मू कश्मीर में महबूबा मुफ्ती बहुत खराब थी, अलगाववादी थी, सारा उनके अंदर कीड़ा पड़ा हुआ था, लेकिन जब समय आया बीजेपी ने उनको हाथ मिलाकर सरकार बना ली। इसी तरह से पीएफआई केरल में बीजेपी की एंट्री नहीं है, किसी भी संगठन की एंट्री नहीं है। बीजेपी केरल में पैर पसारना चाहती है, इसलिए पीएफआई को पॉपुलर कर रही है। पीएफआई को इतना मजबूत कर दो कि वो पूरा केरल और कर्नाटका और साउथ के कई प्रदेशों में उसका हाथ पैर इतना मजबूत हो जाए कि वो जाकर के कल को पीएफआई को अपना रास्ता बना के अपनी राजनीतिक जड़ें मजबूत कर ले। सीधे सीधे यही बात है कि पीएफआई को लोकप्रिय लोग रेड कारपेट बिछा रहे हैं पीएफआई के लिए कि आप 100 करोड़ रुपया, 50 करोड़ रुपया। रंजन जी ने बताया, रंजन जी को मैं बहुत पसंद करता हूं, अच्छे एंकर हैं। जिस तरह से 100 करोड़ 50 करोड़ अकाउंट में पैसे आ रहे हैं और सरकार कान में तेल डाल के बैठी है, तो 50,000 नहीं जमा होता है कैश। अगर हम 50,000 लेके जाते हैं अकाउंट में जमा करने, तो बैंक मैनेजर मना कर देता है कि आप 50,000 कैश नहीं जमा कर सकते, 20,000 जमा कर सकते हैं बस। और इतना पैसा आ रहा है। और ये कानपुर की घटना हो गई, हाथरस में कांड हुआ, हिजाब वाले मामले में कर्नाटक में कांड हो गया, हर जगह पीएफआई का नाम आ रहा है। अगर कोई सबूत है कि नहीं, सबूत कलेक्ट करना तो सरकार का काम है। सरकार रेड कारपेट बिछा रही है अपनी राजनीतिक लाभ के लिए। पीएफआई को इतना मजबूत कर दो कि वह एक राजनीतिक संगठन, मजबूत संगठन बन जाए, और फिर हम पीएफआई के रास्ते केरल और कर्नाटक में अपनी अरे सर, राजनीतिक जो लोग माहौल सौहार्द खराब कर रहे हैं, क्या उनको मजबूत आप करना चाहेंगे? ऐसा कोई सरकार करेगी क्या? है, लोगों के लिए गड्ढे खोदेंगे क्या? क्या बात कर रहे हैं? प्रोफेसर विशाल मिश्रा साहब, आप कैसे देख रहे हैं इस पूरे मामले को? आपका क्या कहना है? आ रही हूँ, 1 मिनट रुकिएगा। देखिए, पहली बात, सरकार किसी की भी फैजल हो, अहमद साहब रुकिएगा, बोलने दीजिए। सरकार किसी की भी हो, भारत की एकता, अखंडता और संप्रभुता से कभी कोई समझौता नहीं होगा। इसलिए ये बात सरासर गलत है कि सरकार जानबूझकर, खासतौर से भारतीय जनता पार्टी, अपना रास्ता पॉलिटिकल कैरियर बनाने के लिए केरला और कर्नाटका में पीएफआई को मजबूत कर रही है। इसमें तो सरासर गलत है। पहला सवाल तो मैं ये पूछना चाहता हूं, सरकार जो करेगी करेगी, लेकिन जब इस प्रकार के विकृत अलगाववादी मानसिकता के बयान आते हैं किसी एक विशेष धर्म संप्रदाय से निकलकर, तो उसी एक विशेष धर्म संप्रदाय के लोग आगे आकर क्यों नहीं कंडेम करते? पहला प्रश्न तो ये है। बिल्कुल, ये बेसिकली मानसिकता का सवाल है। जब तक इस मानसिकता पर कार्य नहीं होगा, पीएफआई बैन होने के बाद कोई मशरूमिंग दूसरी संस्था बन जाएगी, दूसरे देश में आ जाएगी। तो जरूरत है ऐसे अलगाववादी मानसिकता, ऐसे सांप्रदायिक सद्भाव को बिगाड़ने वाली मानसिकता। अहमद जी रुकिए, आप जब बोल रहे थे तब सब सुन रहे थे, आप सुनिए, धैर्य रखिए। मैं पूछना चाहता हूं, कानपुर में जो दंगा हुआ, उस दंगे को कंडेम करने के लिए लोग आगे आए? किस प्रकार का नैरेटिव पहले दिन से बनाने की कोशिश की गई? पुलिस को अपना काम करने दीजिए ना। लेकिन पहले दिन से ही कि नहीं, एक तरफा कार्रवाई हो रही है, एक ही जो है वर्ग धर्म के लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है, दूसरे धर्म वर्ग के लोगों को लिए भी तो एफआईआर हुआ है। लेकिन इस प्रकार का नैरेटिव सेट करने की कोशिश की मंशा क्या होती है? रही बात पीएफआई की, तो बिल्कुल निसंदेह सरकार को यथाशीघ्र ऐसे अलगाववादी, ऐसे रेडिकल संगठन को बंद कर देना चाहिए। अभी आप देखिए, केरला हाई कोर्ट की भी तो टिप्पणी आई है, 2012 में भी कर्नाटक कोर्ट की टिप्पणी आई थी। अभी आप देखिए किस प्रकार से 2012 में केरला की सरकार ने बाकायदा एफिडेविट जमा किया था कि जो है 27 पॉलिटिकल मर्डर है, जिसमें से मैक्सिमम लोग राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के थे। पीएफआई का हाथ था, बाकायदा एफिडेविट सबमिट हो रहा है। यही नहीं, पुलिस रेड करने जाती है, वहां पर कोई विशेष ट्रेनिंग
दी जा रही होती है तो पुलिस के ऊपर अटैक हो जाता है। तो कहने का मतलब है, और उत्तर प्रदेश ने ऑलरेडी पीएफआई को बैन करने के लिए रिकमेंड का प्रस्ताव भेज चुकी है। लेकिन क्या है कि बैन करने के लिए भी प्रोसीजरल प्रैक्टिसेस होती होंगी ना, कि ताकि कहीं ऐसा ना हो कि न्यायपालिका में मामला कमजोर पड़ जाए। तो सरकार निसंदेह सारे तथ्य, सारे सबूत जुटा रही होगी, इसमें कोई दो राय नहीं। भी कुछ ही दिन पहले हम लोगों ने देखा कि लगभग 23 बैंक अकाउंट पीएफआई के बैन किए गए। तो निसंदेह सरकार को यह काम करना चाहिए, लेकिन उससे पहले जितने भी प्रबुद्ध वर्ग हैं समाज के, उनको आगे आकर ऐसे किसी भी अलगाववादी रेडिकल एक्टिविटीज को कंडेम करना चाहिए। अब वहां पर एक नाबालिग है, अरे भाई जब पत्थर दिए गए थे तब नाबालिग नहीं दिखे थे, ऐसे संस्कार क्यों दिए जा रहे हैं कि आप पत्थर देने का काम, जिनके हाथों में कलम होना चाहिए, जो हमारे भविष्य के भाग्य निर्माता हैं, उनके हाथ में कलम होनी चाहिए, किताब होनी चाहिए, आप पत्थर दे रहे हैं। आप कौन सा भविष्य तैयार करना चाहते हैं? तो सवाल इस मानसिकता पर है, इस पर भी सवाल करना होगा और लोगों को आगे आकर कंडेम करना होगा। मैं सर ये कहती हूँ कि चाहे कोई भी वर्ग हो, विशिष्ट समुदाय हो, अगर कोई कुछ ऐसा कर रहा है तो बड़े लोगों को सच में आगे आके उसको कंडेम करना चाहिए, जो समाज के हित में बात नहीं है। ये बात आप सही कह रहे हैं और ये सब पर लागू होती है। मानस, मैं इस पर ही आपसे बात करना चाह रही हूँ कि योगी सरकार की तरफ से पीएफआई को बैन करने के लिए कदम आगे बढ़ाए गए थे, खत भी लिखा गया था, तो इस पर क्या चल रहा है इस बार? देखिए, बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि जिस वक्त सीए का मसला चल रहा था, उस वक्त आपने देखा था उत्तर प्रदेश के कई जिले हिंसा की चपेट में आए थे। उस वक्त पहली बार पीएफआई का नाम उत्तर प्रदेश में इतने बड़े स्तर पर सामने आया था। उस वक्त सरकार की तरफ से ये प्रयास किया गया था, केंद्र सरकार को खत भी लिखा गया था, लेकिन उसमें अभी तक कुछ हो नहीं सका। हाँ, इतना ज़रूर हुआ कि कुछ उत्तर प्रदेश के कुछ जिलों में ज़रूर पीएफआई के जो सदस्य थे उन पर नज़र रखी गई, उनको वहाँ से उनको खदेड़ने के एक तरीके से कह सकते हैं कि वहाँ से प्रयास किया गया। कुछ लोगों को आपको याद होगा बीते दिनों हाथरस वाली घटना में अलग अलग जगहों से गिरफ्तार भी किया गया था। तो एक तरीके से योगी सरकार ने उसको क्रैक करने की कोशिश ज़रूर की, लेकिन क्रैक करना और किसी संगठन पर प्रतिबंध लगा देना या उसको बैन कर देना, ये दो अलग अलग विषय हैं। तो स्थिति ये है कि अभी भी पीएफआई जो सिमी का ही दूसरा रूप है, यह सब माना जाता है। और जब जिस वक्त पीएफआई का नाम सामने आया तो उस वक्त भी ये तय हो गया था कि जो सिमी जो उत्तर प्रदेश में बहुत एक्टिव रहा और लखनऊ में उसकी तमाम गतिविधियां हमने भी देखी, कानपुर में भी देखी थी और उत्तर प्रदेश के दूसरे हिस्सों में भी, उसी का ही एक बदला हुआ रूप है पीएफआई। और पीएफआई लगातार उत्तर प्रदेश में खुद को सक्रिय करने की कोशिश कर रहा है। चूँकि ये बात सही है कि जो राजनीतिक हालात हैं वो उसके प्रतिकूल हैं, इसलिए उसको पैर पसारने की उतनी जगह नहीं मिल पा रही है। लेकिन आप देख रहे हैं कि पीएफआई हर छोटी बड़ी घटना में, देखिए हाथरस की जो घटना थी उसमें भी बाद में पीएफआई का कनेक्शन सामने आने लगा था। तो खाली पीएफआई ऐसा नहीं है कि खाली किसी मुस्लिम मसले को ही उठा करके वो अराजकता फैलाने की कोशिश कर रहा हो। आपने देखा होगा जो हाथरस में मसला था वो एक दलित बेटी का मुद्दा था, लेकिन उसमें भी वो उसने मौके का पूरा लाभ उठाने की कोशिश की और तरीके से उत्तर प्रदेश को अशांत करने का एक प्रयास उसमें नज़र आया था, जिसके खिलाफ योगी सरकार ने बहुत सख्त कार्रवाई की थी। तो देखिए, ये एक संगठन है जो लगातार उत्तर प्रदेश में न्यूसेंस क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है, वो कोई मौका चूकता नहीं है। कहीं ना कहीं देखिए, इसमें एक बात मैं और कहना चाहूँगा कि इंटेलिजेंस का जो फेल्योर है, जो लोकल इंटेलिजेंस यूनिट है, क्योंकि विक्रम सिंह साहब यहाँ पर मौजूद हैं और उनके दौर में भी मैं लखनऊ में काम करता था जब वो डीजीपी थे, तो उस वक्त भी जब कभी बात होती तो ये कहा जाता था बार बार कि अगर अपराध को कंट्रोल करना है तो जो माइक्रो लेवल पे जो इंटेलिजेंस होती है, जिसको हम लोग लोकल इंटेलिजेंस यूनिट बोलते हैं, उसको बहुत पुख्ता करने की ज़रूरत है। क्योंकि अगर हम हाथरस की घटना को या कानपुर की घटना को अगर हम एक नज़ीर मान लें तो कहीं ना कहीं इंटेलिजेंस का फेल्योर की इतनी लंबी तैयारी होती रही और इंटेलिजेंस को भनक नहीं लगी। तो अगर इंटेलिजेंस मजबूत होगा तभी इसको हम रोक सकते हैं, क्योंकि अभी तक इस पर प्रतिबंध नहीं लगा है और पीएफआई हर बार किसी न किसी मौके की तलाश में रहती है। और इस बार भी देखिए, अंततोगत्वा पीएफआई का नाम सामने आया और अब ये धीरे धीरे खुलासा होने लगा है कि एक बहुत लंबी तैयारी की गई, लोगों को फंड दिया गया, फंड देने के बाद लोगों को जुटाया गया, उनको मोबिलाइज किया गया, इस तरीके के मैसेजेस व्हाट्सएप पे वायरल किए गए कि जो हिंदू दुकानदार हैं उनकी दुकानों से सामान ना खरीदा जाए। तो इस तरीके की जो तैयारियां हो रही थी, जो लोगों की जनभावनाओं को भड़काने की कोशिश की जा रही थी, पीएफआई उसके पीछे कहीं ना कहीं था और
क्यों नहीं समय रहते इस पे कार्रवाई की गई। इम्पोर्टेंट बात और सवाल आपने सही उठाया है। मैं शिवराज नायर जी से जवाब देना चाहती हूँ। शिवराज नायर जी, जो हिंदुस्तान में अभी सरकार है वो त्वरित एक्शन के लिए जानी जाती है, इतना वक्त तो सरकार को लगता नहीं है फैसले लेने में, तो फिर इस मामले में वक्त क्यों लग रहा है, कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, सरकार अपनी प्रक्रिया कर रही है, इस बारे में विचार भी कर रही होगी, हमको भी विश्वास रखना चाहिए। जैसे मैंने बताया कि क्योंकि ये जो पीएफआई और एसडीपीआई जैसी तंजीम है दक्षिण भारत और विशेषकर केरला में, और केरला में दो पार्टियां आपस में 5-5 साल में सरकारें बदलती हैं। प्रॉब्लम वहां पर है, जब तक यहां से ये जो ईंधन प्रोवाइड करने का जो उनका मंसूबा है और जो करते आ रहे हैं वो बंद नहीं होगा, तब तक इमीडिएटली त्वरित कार्रवाई होना नामुमकिन है। दूसरी बात, मैं अभी यहाँ पे फैजल साहब बोल रहे थे, मैं सुन रहा था, उन्होंने तो बिल्कुल स्कॉलर हैं, विद्वान हैं, तो उन्होंने तो कह दिया है कि ये तो बीजेपी पीएफआई को बढ़ावा दे रही है। अब जब इनको इस बात का क्रक्स मालूम पड़ गया है, इस बात के सिम्टम्स मालूम पड़ गए हैं, तो फैजल साहब तो दानिशमंद व्यक्ति है, सारे मुस्लिम समाज, सारे लीडरशिप को इकट्ठा करके बोल देना चाहिए, हमको मालूम पड़ गया इनको बढ़ावा कौन दे रहा है, ये तो बीजेपी को पेनिट्रेट करना है। केरला और कर्नाटक में तो सरकार है ही, केरला और तमिलनाडु में, इसलिए बीजेपी बढ़ावा दे रही है। तो अब मुस्लिम लीडरशिप को ओपनली बोल देना चाहिए और सारे मुसलमानों को पीएफआई से हट जाने के लिए बोल देना चाहिए। तो ये क्यों नहीं कर रही है बात? देखिए, ये दोगलापन नहीं चलेगा, ये रेडिकलाइज्ड मुसलमान, आप देखिए, अब ये 15 दिन पहले की बात है, 8 साल के बच्चे को कंधे में बिठा करके हिंदू और मुसलमान, अब ये रिपीट शिवराज नायर जी ये रिपीट हो रही है बात, ये मैंने सुन ली है। मेरा सवाल यही था, आज की डिबेट का मकसद यही था, मुद्दा यही था कि हर दंगे के पीछे अगर पीएफआई का हाथ है तो फिर एक्शन क्यों नहीं हो रहा है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। छोटा सा ब्रेक, फौरन लौटेंगे। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।